जिसमें प्रावधान है मृत्युदंड अर्थात आजीवन कारावास। दूसरा 103(2) हत्या, जिसमें 103(2) मतलब मॉब लिंचिंग, जिसमें 5 से अधिक लोग मिलकर किसी की हत्या करते हैं। ये नया जोड़ा गया है भारतीय न्याय संहिता में। और आपने देखा होगा कि सभी थानों में इसकी होर्डिंग लगी हुई है। नया कानून है मॉब लिंचिंग का, और 103(2) के तहत उसमें मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास है। उसी प्रकार से इसमें जो 238(a) साक्ष्य छुपाना 7 साल की सजा, दंगा कराना 191(2), 191(3) जिसमें घातक हथियार से हमला, 189(5) गैर कानूनी जामवाड़ा, और 332(a) घर में घुसकर हमला जिसमें मृत्यु हो 10 साल की सजा, 324(6) भय फैलाना जिसमें किसी की मृत्यु हो 5 वर्ष की सजा, 287 ज्वलनशील पदार्थों का दुरुपयोग जिसमें किसी की मौत हो 6 माह की जेल अथवा 2000 रुपये जुर्माना, 310(3) 5 से ज्यादा लोग मिलकर डकैती हत्या 10 साल की सजा, 326(a) किसी मकान में विस्फोट आजीवन कारावास या 10 साल की सजा, 61(2) मौत के साजिश ऐसे अपराध जिसमें मृत्यु दंड हो या आजीवन कारावास हो 2 साल की सजा। इतने धाराएं लगाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि थाना में मारे पीटे हैं और रात में जेल में इसको ट्रांसफर किया गया। ये जो 69 लोग हैं उसको रात में किए गए, दिन के उजाले में नहीं किया गया। और एक व्यक्ति की शिकायत पर जो रघुनाथ साहू मृतक है उसके पुत्र के शिकायत पर 167 लोगों का नाम लिखा गया उसकी शिकायत के, और उसमें से 69 लोगों को जेल भेजा गया बिना विवेचना के, जिसमें पिछले समय भी मैं बताया था कि 5 लोग ऐसे थे जो कचरू साहू के पोस्टमार्टम में वो मध्य प्रदेश गए हुए थे। उसी दौरान आगजनी हुई। दूसरा हैदराबाद से लोग आए थे। तीसरा दूसरे गांव के लोग उस गांव से गुजर रहे थे। चौथा सुपेला के व्यक्ति उसी दिन अपने परिवार के साथ मिलने गया था। 5वां जो प्रशांत साहू के 2 चचेरे भाई राजनांदगांव गए थे। क्या सरकार इन तथ्यों से इंकार करती है? क्योंकि 5 लोग पोस्टमार्टम कराने गए थे तो मध्य प्रदेश की पुलिस के देखरेख में ही गए थे, वहां डॉक्टर थे और वो 24 घंटा वहां रहे, दूसरे दिन वो लौटे। तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि विवेचना ठीक से हुआ नहीं। क्या सरकार फिर से पुनः विवेचना करेगी? और एक व्यक्ति के आवेदन पर 167 लोगों को जो धाराएं मैंने बताई, जिसमें आजीवन कारावास है, जिसमें मृत्यु दंड है, जिसमें 10 साल का कारावास है, ये ऐसे धाराएं लगी है जिसमें जो लोग गिरफ्तार हैं कभी छूट नहीं पाएंगे। तो बिना विवेचना के इतने गंभीर धाराएं आपने लगाई। रघुनाथ साहू की हत्या हुई है, उसमें जो लोग शामिल थे उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हत्या हुई है, जला के मार डाले हैं, लेकिन एक व्यक्ति की शिकायत पे सब लोगों को, गांव भर के लोगों की गिरफ्तारी। और फिर हम पूछे कि नाम क्या है, तो सरकार ने नाम भी नहीं बताया।
क्योंकि बहुत सारे लोग दहशत में हैं और डर के मारे वो गांव वापस ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग नहीं थे वो लोग भी अंदर हो गए हैं। तो उनके मन में ये भय है कि हमको भी अंदर कर देंगे। उसमें 167 लोगों में मुझे एक FIR की कॉपी मिली है। मैं इसको सर्टिफाइड नहीं करता, लेकिन जो जानकारी मेरे पास किसी ने भेज दिया, और उसमें 167 लोगों का नाम है। सरकार भी 167 लोगों का नाम बता रही है और उसकी सूची इसमें है। सब सारे नाम, सारे नाम इसमें हैं, क्रम सहित, गांव के नाम सहित सब इसमें लिखा हुआ है। तो आप कहें तो मैं नाम पढ़ के बता दूं या आपको सर्कुलेट कर दूं। इसमें ये पूरे नाम हैं, इसको हमने टाइप करा लिया है उस सूची के हिसाब से। सरकार से हम मांग करते हैं कि ये जो सूची, जो नाम है, वो सही है या गलत है, और नहीं है तो कौन है। और 167 लोगों में से साहू समाज के 137 लोग हैं, यादव समाज के 20 लोग हैं, आदिवासी समाज के 8 लोग हैं, मानीपुरी समाज के 1 और पटेल समाज के 1। हो सकता है इसमें किसी में जाति नहीं लिखा हो, इस कारण से ये आंकड़े, हालांकि साहू बाहुल्य बस्ती है, हम सब गए थे वहां। 137 साहू समाज के, 20 यादव, 8 आदिवासी, 1 मानिकपुरी, 1 पटेल, इतने लोग हैं। अब जिसमें जो धाराएं लगाई गई है, आज स्थिति क्या है, इतने सारे धारा जो लगे हैं, इसके बारे में सरकार से पूछना चाहता हूं, ये सारे धारा लगे हैं कि नहीं लगे हैं। 103(1), 103(2), 238(a), 191(2), 191(3), 189(5), 332(a), 324(6), 287, 310(3), 326(a) और 61(2). ये धाराएं लगी है कि नहीं लगी, सरकार से पूछना चाहते हैं। और दूसरा, 167 राज्य सरकार भी बता रही है और 167 लोगों की सूची मेरे पास भी है। अब बताए सरकार कि ये सूची सही है कि नहीं है। दूसरी बात, भारतीय न्याय संहिता जब लागू हुई तो सारे एसपी और थानेदारों में प्रतिस्पर्धा चली थी कि भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला FIR कहां होता है। पूरे देश भर में, हमारे छत्तीसगढ़ में प्रतिस्पर्धा चली, कवर्धा में हुआ था, रेंगाखार में, यही पहले। और मॉब लिंचिंग का सबसे पहला FIR भी संभवतः रेंगाखार में हुआ। और इस बात को तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मॉब लिंचिंग में 167 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कवर्धा जिला के रेंगाखार थाने में सबसे पहले हुआ, पूरे देश में नहीं हुआ। क्योंकि ये मॉब लिंचिंग नया कानून बना है जिसमें सख्त प्रावधान है, जिसमें मृत्यु दंड है। तो ये बिना विवेचना के बहुत हल्के स्तर पे किसी की जान को इतना सस्ता कैसे समझ ली सरकार। तो सवाल ये उठता है कि यदि ये विवेचना सही नहीं है, जिस प्रकार से मैंने उदाहरण बताए, सरकार फिर से विवेचना करेगी कि नहीं करेगी, या सरकार 167 लोगों को फांसी देना चाहती है, दिलाना चाहती है, क्यों फैसला कोर्ट को करना है। 167 लोगों को फांसी की सजा दिलाना चाहती है। विष्णुदेव साय के संवेदनशील सुशासन में
क्या किसी को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि सीधा सबको फांसी में टांग दिया जाएगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सैकड़ों परिवार से जुड़ा हुआ है। ये 167 लोग ही नहीं हैं, उससे जुड़े कितने परिवार हैं, कितने रिश्तेदारी हैं, हजारों की तादाद में उनके रिश्तेदारियां हैं। अब उसमें 167 में उसके बाद अन्य भी लिखे हैं, जब उसकी मर्जी होगी तो और लोगों को जोड़ देंगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार बताए। पहली बात तो ये है कि धाराएं, यही धाराएं लगी कि नहीं लगी है। दूसरा, 167 लोगों की सूची है वो यही है कि नहीं है। तीसरा, फिर से विवेचना करेंगे क्या, या सरकार 167 लोगों को फांसी की सजा दिलाना चाहती है? ये देश में पहली बार होगा, मॉब लिंचिंग का केस पहला और इस प्रकार के फांसी की घटना पहला होगा। ये बड़ा सवाल मैं सरकार, आपके माध्यम से सरकार से करना चाहता हूं। अब सरकार क्या चाहती है, ये तो मेरा सवाल है। ये बात सरकार से जुड़े जो लोग रोज मीडिया के माध्यम से बात करते हैं, कम से कम उनसे पूछे तो। एक छत्तीसगढ़ के 67 लोगों को फांसी की सजा होगी, सोचिए भला क्या होगा। ये दिलाना चाहती है क्या ये सरकार? निरपराध लोगों को फांसी में टांगना चाहती है, जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन निर्दोष लोग, जो मैंने 5 उदाहरण बताए, तो उसके बारे में सरकार फिर से विवेचना करेगी क्या, और करेगी तो कब करेगी, कितने दिनों में करेगी? बिल्कुल नहीं। आखिर इतने महिला पुरुष को जो पिटाई की है, उसका वीडियो आपने देखा होगा कि लड़की को, नाबालिग लड़की को पीटने का आदेश दे रहे हैं, वो अपने आप में प्रमाण है। प्रशांत साहू की मौत तो इसी के आदेश से जो पिटाई किए कर्मचारी या अधिकारी जो भी किए खुद पीटे हैं, उसके कारण से मौत हुई। तो इनके खिलाफ भी वही धाराएं लगनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन क्या चल रहा है वही तो हम जानना चाहते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या किया है भाई? घटना 15 तारीख की है, 15 सितंबर की। 18 सितंबर को प्रशांत साहू की मृत्यु हो जाती है, और आज हो गया 7 तारीख, 7 अक्टूबर। तो 15-7-22 दिन बीत गया। आप कहां पहुंचे हैं? क्या दोबारा पोस्टमार्टम कराएंगे? उनको न्याय मिलेगा कजरू की बेटी को? हम विवेचना अधिकारी नहीं बने, लेकिन सवाल तो यह है कि वो पोस्टमार्टम क्यों नहीं करा रहे दोबारा? और दूसरी बात, ये नाम छुपा क्यों रहे? ये नाम, जो ये धारा है और नाम है, वो सही नहीं है। भाई FIR के कभी थाने में होता भाई। अरे भाई, इसमें ये जो FIR की कॉपी है उसमें धाराएं हैं। ये मैं इसी को कह रहा हूं, मेरे पास एक कॉपी मिली मुझे। इसी में है ना, ये नाम है, ये सब नाम है। ये देखिए, ये यहां से शुरू होता है नाम, फिर ये दूसरे पेज, फिर ये तीसरा पेज, फिर ये चौथा पेज, ये 5वां पेज, ये 6वां पेज, ये 7वां पेज, ये 8वां, ये 7 पेज। और उसके बाद जो बयान लिखा है वो उसमें सब फिर से वो नाम है।
तो मैं यही पूछ रहा हूं, ये कॉपी मुझे मिली है, ये नाम है, ये धाराएं हैं, ये सही है क्या? सरकार से मैं पूछ रहा हूं। हाँ जी, नहीं समझा। जल्दबाजी में कार्रवाई की गई थी। बिल्कुल सही बात आपने कहा कि यहाँ क्यों, इसमें मैंने बताया ना, एक व्यक्ति के शिकायत पर सब लोगों पे इतनी बड़ी बड़ी धाराएं आपने लगा दी। इसमें और किसी का नाम नहीं है कि किसी से और से पूछें पुलिस वाले। एक व्यक्ति कहने से 167 लोगों पे फांसी लगाने की धारा आपने लगा दी। तो क्या आप मानते हैं कि विवेचना सही है? गांव में बैठते पुलिस वाले सबको बुला बुला के पूछते तुम कहां थे, क्या कर रहे थे, यहां जो घटना घटी उस समय कौन कहां था, ये सब पूछते। विवेचना किया, इसका मतलब यह है कि विवेचना उन्होंने किया नहीं। एक व्यक्ति से, इसीलिए विजय शर्मा को बहुत तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि आदेश दे दिया होगा, जाओ उसे पूछ लो, नाम लिख दो, पूरा सब कुछ जेल ठूस दो। तो 67-69 लोग पकड़े गए, बचत लोग बाहर हैं। आपने एक और आईपीएस की भूमिका को लेकर सवाल उठाया था, अभिषेक पल्लव। हाँ, यही कार्रवाई करें। अब वो रील कहां बना रहे हैं पता चलेगा। आप लोग पता है कि आप आजकल तो रायपुर में ही है। जिस तरह से बलौदा प्रसाद के मामले में सरकार ने कार्यवाही करते हुए कांग्रेस के नेता की गिरफ्तारी की, क्या सरकार अगर इसमें कार्यवाही करती तो क्या किसी अलग कांग्रेस के नेता का नाम लग सकता है गिरफ्तारी? अब इसमें तो कौन कांग्रेस का कौन भाजपा का, गांव में तो सभी दल के लोग रहते हैं। साहू समाज की संख्या ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, मैंने बताया आंकड़ा लगभग 137 है। 20 यादव समाज के, 8 आदिवासी समाज के, 1 मानूपुर, 1 पटेल, 8 आदिवासी हैं, 20 यादव है, 64 महिला है। क्योंकि उस कॉपी में तो उसी के बयान है। एक आदमी से पूछा गया, वो नाम, हकीकत ये है जो गांव में गए, हम लोग 2 बार गए गांव, दोनों बार ये बताया गया कि एक पुलिस वाले उसके रघुनाथ के परिवार वालों के साथ गली में घूमते थे और घर में फिर नोट करते थे कौन कौन है। ऐसा हुआ है जो गांव वाले मुझे बताए। कांग्रेस की तरफ से पत्र लिखा गया है, अध्यक्ष जी ने पत्र लिखा है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की भी संज्ञान में आना चाहिए बात। गांव वालों ने जो बताया मुझे, और उसके बाद तो यह है कि पुलिस वाले रात को 12 बजे के में घर में दरवाजा तोड़ के सो रही महिलाओं को घसीटते हुए ले गए। ये भी हुआ जो गांव वालों ने बताया। आपने कहा कि नए कानून के बाद में पहली ऐसी एफआईआर मॉब लिंचिंग का, तो आपको लग रहा है कि सही तरीके से कानूनों का पालन हो रहा है या? देखिए, मॉब लिंचिंग तो हुआ है ना, फिर रघुनाथ साहू को उसको जला के मार डाले, दरवाजा तोड़ा गया, हम लोग खुद गए थे वहां, घर जला हुआ था, धुआं भी उड़ रहा था जब हम लोग गए तो, और उसकी लाश की जगह हम लोग गए तो वहां बहुत सारे पैरा भी मिला, साड़ी भी मिली, ज्वलनशील मतलब खाली बोतलें भी थी। तो एक आदमी के द्वारा किया गया नहीं है, निश्चित रूप से एक से अधिक लोग होंगे। लेकिन सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। क्या ये जो मॉब लिंचिंग हुई है, ये आप लोग की बातों से ऐसा लगता है, और
देखिए, मैं तो राजनीति के हिसाब से नहीं कर रहा हूं, लेकिन गांव में तो है। एक समाज का अध्यक्ष था, दूसरा 3 बार का सरपंच रहा है, गांव में प्रतिद्वंद्विता रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब शिव प्रसाद जब बैठक ले रहे थे, जो दूसरे गांव के भी पदाधिकारी थे उस समय, तो उसकी लड़की के कथन को आप देखेंगे, कचरू साहू की लड़की जो कथन कर रही है, उसमें क्या कर रही है कि गांव में जो बैठक हुआ, सामाजिक बैठक हुआ, और उसमें रघुनाथ साहू ने चुनौती दी थी, तुम 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे, और 15 दिन के भीतर में उसकी हत्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, तथाकथित आत्महत्या सरकारी भाषा में। जब लोगों को पता चला कि वो वहां पे लाश पड़ी हुई है, गांव वाले गए देखे, और वहां पुलिस ने कहा ये आत्महत्या है, और वहीं से चिंगारी भड़की, और एक आदमी पे शक था उनको, उसके घर में आए और उसको घेर के जला के मार डाले। तो प्रतिद्वंदिता तो थी। मैं भैया, ये तो विजय शर्मा बताएंगे कि उसके किसने साथ दिया, किसने नहीं दिया, और किसके कारण से कार्रवाई कर रहा है, तो वो तो बता पाएंगे। अजी, देखिए, आज ये लोहारीडीह के मामले में है, और उसके बारे में जो वहां घटना घटी, उसके बारे में हम पहले ही परसों ही उसके बारे में बोल चुके हैं। अभी तो हम उम्मीद कर रहे हैं भाई कि ये कुंभकर्णी नींद सोए हैं, जाग जाएं और इन सवालों का जवाब दें, क्योंकि ये भूपेश बघेल का सवाल नहीं है। ये गांव में कोई है ही नहीं जिसके नाम हैं वो तो छुपे ही हुए हैं, जिसके नाम नहीं है वो भी डर के मारे बाहर है। तो उस परिवार के बारे में सोचिए आप, उन्हें कितना दहशत होगा। जो उस गांव में हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, उन पे क्या बीत रही होगी। तो पहली बात है कि वो विवेचना करना, देखिए, यदि अब सीबीआई देते हैं या दूसरे को देते हैं, एजेंसी को देते हैं, तब भी यही आधार रहेगा, इसी आधार पे बढ़ेगी पुलिस की एफआईआर। उसमें तो 167 लोगों का नाम लिखा हुआ है। तो ये पुनर्विवेचना की आवश्यकता है। मैं 5 उदाहरण बताया कि कोई हैदराबाद में थे, कोई पोस्टमार्टम कराने गए थे, कोई दूसरे गांव गए थे, कोई बाहर गया हुआ था, कोई बाहर से आया हुआ था, कोई रास्ते में जा रहा था। ये 5 प्रकार के लोग हैं जो गिरफ्तार हैं। तो सरकार से पहली बात यह है कि अपनी विवेचना को गलत मानती है यदि सरकार, तो पुनर्विवेचना करेगी, और इन लोगों को छोड़ेंगे क्या? फिर से विवेचना करे सरकार, तो जब चाहे गिरफ्तार कर ले, लेकिन सही पूछताछ तो हो, सही पूछताछ हो, जो सही आरोपी वो पकड़े जाएं, लेकिन निरपराध लोग क्यों पकड़े जाएंगे? ठीक है, धन्यवाद, आप सभी का आभार। हम बोले सोचिए, वो अनसाइन पेपर है, दे